हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू रिपेयर। पिछले वीडियो में हमने यूरिन फॉर्मेशन कवर किया था। आज का वीडियो नया टॉपिक पे, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज़ चल रही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारे टॉपिक्स करा रहा हूँ। तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक करते हुए चलते हैं। आज का टॉपिक है टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर क्या होता है? ऑल्सो नोन एज वुंड हीलिंग, यानी कि चोट लगने के बाद जो हीलिंग की प्रोसेस होती है ना, उसको कहते हैं टिश्यू रिपेयर। मतलब कहीं भी कट लग जाए, कहीं भी चोट लग जाए, सेल डैमेज हो जाए, उसको रिपेयर करने की जो कंडीशन वो होती है उसे वुंड हीलिंग कहते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। एम्स टू रिस्टोर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डैमेज टिश्यू। इसका एम क्या होता है? इसका जो पूरा पर्पज़ होता है वो पर्पज़ यही होता है कि जो भी डैमेज हुआ है टिश्यू को, है ना, उसका स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में जो भी डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करना, उसे वापस से सही करना। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग सेल के टाइप इसमें होते हैं। तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। कुछ फेजेस हैं, उन फेजेस की बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहला फेज़ आता है इन्फ्लामेटरी फेज़। इस फेज़ में क्या होता है? सबसे पहला फेज़ होता है इनिशिएशन। कैसे होता है इसका? बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द टिश्यू इंजरी। जैसी चोट लगी ना टिश्यू को, जैसे सेल डैमेज हुआ, फटाफट से पहला फेज़ जो एक्टिवेट होगा वो होगा इन्फ्लामेटरी फेज़। ठीक है, बिगिंस इमीडिएटली, तुरंत एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। की इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, मेजर इवेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, सबसे पहले हम बात करेंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में और वैसोडायलेशन के बारे में। तो ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और डायलेट करती है, मतलब कि अपना डायमीटर चेंज करती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा करती है। क्यों करती है वो समझते हैं। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट इनिशियली टू मिनिमाइज ब्लीडिंग, फॉलोड बाय वैसोडाइलेशन टू इंक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ द इंजर्ड साइड। देखो, कहीं भी चोट लगी तो क्या होगा कि वहाँ पर ब्लड फ्लो कम कराना पड़ेगा, है ना। ब्लड वहाँ पर कम से कम जाए ताकि ब्लड लॉस कम से कम हो, है ना। अब ब्लड कैसे कम से कम पहुँचेगा वहाँ पे? उसके लिए कराना पड़ेगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो मतलब ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि वो करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। तो जो ब्लड वेसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, छोटा हो जाएगा उसका डायमीटर। तो इसकी वजह से क्या होगा? कम से कम ब्लड लॉस होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा? अब क्योंकि ब्लीडिंग रुक गई है, जब ब्लीडिंग रुक जाएगी, है ना, उसके बाद क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन मतलब कि ब्लड वेसल जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी, जहाँ पर छोटी हो गई थी, सिकुड़ गई थी, अब वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी और डायलेट हो जाएगी और थोड़ी और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि अब ब्लड क्लॉट हो चुका है तो ब्लीडिंग तो नहीं होगी, लेकिन जो एरिया है वहाँ पर, वहाँ डैमेज हुआ है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिएंट्स कौन पहुँचाएगा वहाँ तक? ब्लड पहुँचाएगा। तो ब्लड की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। अब ब्लड की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वैसोडाइलेशन करेंगे। तो पहला इवेंट क्या हो गया? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन। दूसरा प्लेटलेट एक्टिवेशन। प्लेटलेट क्या होंगे? वो तो एक्टिव उस जगह जाके चिपक जाएंगे और क्लोट बना लेंगे, टेम्परेरी क्लोट बना लेते हैं। फिर आता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज। इसमें क्या होता है? सेल्स रिलीज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। हमारे जो सेल है ना, वो कुछ इन्फ्लामेशन को मीडिएट करने वाले, मतलब इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करने वाले कुछ जो है वो हार्मोन सिक्रेट करती है। जैसे हमारे हिस्टामिन एंड सिस्टोकाइन, साइटोकाइंस। हिस्टामिन और साइटोकाइन नाम के कुछ चीज़ें जो है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ये उन्हें रिलीज़ करती है। कॉजिंग इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, यानी कि उस जगह पर ब्लड फ्लो अच्छे से हो। साथ ही साथ वेस्कुलर परमिएबिलिटी का मतलब है कि जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा और न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे वहाँ तक। ठीक है। उसके बाद हमारा जो इवेंट होता है वो होता है ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन। अब ये ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट मतलब कि वाइट ब्लड सेल। WBC आपको सबको पता ही होगा कि WBC का काम क्या होता है। WBC हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एक पुलिस का काम करता है। जो भी चोर दिखेगा, जो भी इन्फेक्शन दिखेगा, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हार्मफुल चीज़ दिखेगी वो उसे मार देगा, उसे ले जाएगा अपने साथ। ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल एक्टिवेट हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुस जाना। अब जहाँ भी चोट लगी है ना, वहाँ पे वाइट ब्लड सेल आएगा फटाफट से। वाइट ब्लड सेल में भी कौन से? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे? पहुँच जाएंगे, माइग्रेट करेंगे टू द इंजर्ड साइट। जहाँ भी चोट लगी है उस साइट पर पहुँच जाएंगे टू रिमूव डेब्रिस, जो भी कूड़ा वहाँ पर प्रेजेंट है, डेब्रिस मतलब कूड़ा, एंड पैथोजन, और जो भी
बैक्टीरिया या फिर वायरस वहाँ पर प्रेजेंट है। तो किसी भी तरह की गंदगी हो, किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस हो, वो सब रोकने के लिए WBC पहुँच जाएगा फटाफट से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है दूसरा फेज़। पहला फेज़ क्या था? इन्फ्लामेटरी फेज़। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरा हमारा आता है प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव कहने का मतलब ये है कि प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड होना, मतलब चीज़ें सेल डिवाइड होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, वो मैं दिखाता हूँ क्या होगा। इनिशिएशन कब होता है? ओवरलैपिंग विद द इन्फ्लामेटरी फेज एंड कंटिन्यूइंग फॉर सेवरल डेज। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला फेज़ क्या था? पहला फेज़ था इन्फ्लामेशन का, इन्फ्लामेटरी फेज़। दूसरा फेज़ था हमारा प्रोलिफरेटरी फेज़ है ना। ये जस्ट आफ्टर इन्फ्लामेटरी फेज़ जैसे एंड होगा, उसके थोड़ा पहले ही, उसके एंड होने से थोड़ा पहले ही ओवरलैप कर जाएगा उसके टाइम पे, और उसके साथ साथ ही चलेगा। प्रोलिफरेटिव फेज़ जो है उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इवेंट्स जो है उसमें सबसे पहला है फाइब्रोप्लेसिया। फाइब्रोप्लेसिया का क्या मतलब है? फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट टू द बाउंड। फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं, वो फटाफट जाएंगे, चोट तक पहुंचेंगे, माइग्रेट करेंगे सेल्स तक, प्रोलिफरेट करेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर नाम के जो फाइबर्स हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्मिंग ग्रैनुलेशन टिश्यू। ठीक है, अब ये फाइबर क्या करते हैं? फाइबर, कोलेजन फाइबर क्या है? किसी भी सेल जो होती है ना, उस सेल को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स का काम होता है सेल को बनाने में हेल्प करना। और कोलेजन फाइबर कहाँ से आएंगे? फाइब्रोब्लास्ट से आएंगे। तो जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं फटाफट फटाफट चोट तक पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसकी ज़रूरत है? कोलेजन फाइबर की ज़रूरत है नए सेल बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फाइब्रोप्लेसिया। उसके बाद बात करते हैं एंजियोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? एंजियोजेनेसिस, एंजियो मतलब क्या होता है? एंजियो मतलब ब्लड वेसल, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो जेनेसिस वर्ड होगा वहाँ पे। ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो एंजियो मतलब ब्लड वेसल और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो नाम से पता चल रहा है कि ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो वही है यहाँ पर देखो, न्यू ब्लड वेसल फॉर्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इन द हीलिंग टिश्यू। तो जहाँ भी चोट लगी है, जहाँ पे भी हीलिंग की ज़रूरत है ना, वहाँ पर नए ब्लड वेसल बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो नए ब्लड वेसल को बनने की जो फॉर्मेशन होती है उसे प्रोसेस को हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। उसके बाद होता है हमारा एपिथीलियलाइजेशन। ठीक है, एपिथीलियलाइजेशन का मतलब है एपिथीलियल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो ऊपर की कवरिंग होती है ना स्किन के, उसे बोलते हैं एपिथीलियल लेयर, और एपिथीलियल सेल होती है वहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर होती है। तो एपिथीलियलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि एट द बाउंड एजेस प्रोलिफरेट एंड माइग्रेट टू कवर द वुंड सरफेस। क्योंकि जो चोट लगी है उस चोट को ऊपर से कवर करना है। ऊपर से कवर करने के लिए क्या चाहिए? एपिथीलियल सेल चाहिए, और एपिथीलियल सेल के वहाँ पर उस वुंड तक पहुँचने की प्रोसेस को बोला जाता है एपिथीलियलाइजेशन। ठीक है, थर्ड हमारा जो फेज़ होता है वो होता है मैच्योरेशन या फिर रीमॉडलिंग फेज़। इसमें क्या होता है? इनिशिएशन स्टार्ट कब होता है? ये बिगिंस सेवरल डेज आफ्टर द इंजरी। चोट लगने के कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा और लास्ट करता है मंथ से लेके ईयर्स तक, मतलब महीनों से लेके सालों लग जाते हैं इस फेज़ को कंप्लीट होने में। कुछ मंथ से लेकर कुछ सालों तक लग जाएंगे। छोटी सी भी चोट होगी ना तो उसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, है ना। जो नई सेल वहाँ पर पहुँची है उसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। तो पहला इवेंट क्या है इसका? की इवेंट्स की बात करते हैं। कोलेजन रीमॉडलिंग। कोलेजन फाइबर जो है आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रीअलाइंड बाय फाइब्रोब्लास्ट टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। कहने का मतलब ये है कि जो कोलेजन फाइबर वहाँ पर पहुँचे थे नए सेल बनाने के लिए, नए ब्लड वेसल्स बनाने के लिए, अब उनको जो है, क्योंकि वो नए हैं, अब उनको धीरे धीरे मैच्योर होना होगा, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है धीरे धीरे, है ना। और जो फेज़ होता है, जिस फेज़ में उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, वो कहीं ना कहीं मैच्योरेशन फेज़ का ही पार्ट है। ठीक है, दूसरा हमारा जो इवेंट होता है वो होता है सेल रिमूवल। मतलब कि अगर वहाँ पर कोई एक्सेस सेल बन चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेल बन गए हैं, है ना, इंक्लूडिंग इन्फ्लामेटरी सेल्स आर रिमूव्ड बाय एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? एपोप्टोसिस का मतलब होता है कोई भी सेल खुद से अपने आप को मार लेगा। ठीक है, खुद से अपने आप को कत्ल कर लेगा, दिस इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। ठीक है, तो सेल रिमूवल में क्या होता है? जो भी एक्सेस सेल है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस एक्स्ट्रा बन गए हैं, एक्स्ट्रा सेल्स आपस में खुद को मार लेंगे, इंक्लूडिंग इन्फ्लामेटरी सेल्स। ठीक है, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को। तो ये भी एक मैच्योरेशन का पार्ट है। तीसरा हमारा फेज़ होता है, मतलब तीसरा हमारा इवेंट होता है टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन। मायोफाइब्रोब्लास्ट
एंड टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मायोफाइब्रोब्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट द वुंड एजेस रिड्यूसिंग इट्स साइज। कहने का मतलब ये है कि टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जहाँ भी टिश्यू का एरिया है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मायोफाइब्रोब्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट द वुंड एजेस रिड्यूसिंग इट्स साइज, उसके साइज़ को रिड्यूस करेगा, यानी कि टिश्यू का जो वो था, जो भी टिश्यूज़ हैं वहाँ पे, उनको वापस से उसकी नॉर्मल शेप और साइज़ में लाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही यार। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का। कोई भी डाउट हो वहाँ भी पूछ सकते हो, और अगर नोट्स चाहिए तो ये वाले नोट्स मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा PDF के फॉर्म में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में होम्योस्टैसिस हम स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।